पेपर में अराउंड 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं। तो उस चीज़ अगर हम इंडियन सिनेरियोज में देखें तो एक एस्पिरेंट है ना, लोगों के दिमाग में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच बन चुकी है कि एक एस्पिरेंट ऐसा हो जो सुबह 4 बजे उठे, लेट नाइट तक स्टडीज़ कर रहा है, साथ साथ ध्यान में रहा है। हाँ, एक बुक वॉर्म बन के रहने से सिलेक्शन नहीं होता, और अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो आगे जाके अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। हर साल एक पॉलिटिक्स बिल्कुल ही खराब होती जा रही है, बट तो आपको एक सेंस ऑफ फेलियर आने लगता है। आप हरे कृष्णा गाइस, I am Pulkit and welcome to my first video. In this we discuss about some common topics of the student, that who is really an aspirant and what keeps me motivated to do this content creation with my studies, and what's my strategy and roadmap for this year stenography exam, and what keeps me motivated to do this. So because all these topics like an aspirant and my roadmap, this all things are very common in today's aspirants who are preparing for skill set, and this like that कि एक एस्पिरेंट है कौन। वो एक एस्पिरेंट वो है जो इस टाइम पे किसी स्किल सेट को यूज़ कर रहा है फॉर अचीविंग योर करियर या फिर अचीविंग अ सर्टेन पैशन, ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सके। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हम पढ़ते हैं, तो अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो एन एस्पिरेंट इज who is using the skill set or the practice to do for betterment in your life, and according to Indian scenario एक एस्पिरेंट वो है जो इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल कोई नीट का एस्पिरेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो साइंस के रिगार्डिंग की स्टडी कर रहा है। एंड देन सेम ऐसे कोई एसएससी का एस्पिरेंट है, फॉर एग्जांपल कोई सीजीएल एस्पिरेंट है, या कोई स्टेनोग्राफी एस्पिरेंट है। फॉर एग्जांपल एक सीजीएल एस्पिरेंट है, वो डेली रीजनिंग कर रहा है, मैथ कर रहा है, साथ साथ टाइपिंग कर रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है। फॉर सेम स्टेनो एस्पिरेंट है, क्या कर रहा है वो, जैसे डेली आई एम रियली एन स्टेनो एस्पिरेंट। तो एज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेली जाता हूँ, स्टेनो सीखता हूँ, उसको प्रैक्टिस करता हूँ, साथ साथ रीजनिंग कर रहा हूँ, इंग्लिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ बंदा कोई कर रहा होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर कि उसे करना है फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ लाइफ, तो उसे हम एस्पिरेंट बोलते हैं। बट रियली अगर हम इंडियन सिनेरियोज में देखें तो एक एस्पिरेंट है ना, लोगों के दिमाग में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच बन चुकी है कि एक एस्पिरेंट ऐसा होना चाहिए। एक एस्पिरेंट ऐसा हो जो सुबह 4 बजे उठे, लेट नाइट तक स्टडीज़ कर रहा है, साथ साथ ध्यान में रख रहा है, एक बुक वॉर्म बन जाना। हमें वो नहीं बनना है। अगर जैसे हमारे है कि हमें कोई अगर एक पैशन है तो हमें उसे भी फॉलो करना है। हाँ, एक बुक वॉर्म बन के रहने से सिलेक्शन नहीं होता, और अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो आगे जाके अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वट कीप्स मी मोटिवेटेड, नेक्स्ट सवाल कि वट कीप्स मी मोटिवेटेड टू डू दिस। इट्स काइंड ऑफ लाइक कि मुझे क्यों ये करना है। मुझे कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है एक एडिटिंग करना या अपनी बातें शेयर करना, क्योंकि आपके साथ कोई एक कम्युनिटी है जिसको आप एस्पायर कर पा रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है पब्लिक के लिए, और मैं पब्लिक सर्विस के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। तो देन फिर काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच बनी हुई है ना कि बंदा ऐसा होना चाहिए, एक एस्पिरेंट ऐसा होना चाहिए, मैं उस सिनेरियो को ब्रेक करूँ। क्योंकि देखो, हमें पता है कि हम कितने प्रेशर में जी रहे होते हैं उस टाइम पे जब हम किसी पर्टिकुलर एस्पिरेंट की तरह एक लाइफ जी रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक एसएससी एस्पिरेंट है, उसके पास कंपटीशन का प्रेशर है कि उसके साथ कितने ही बच्चे बैठे हैं। हर साल एक पेपर में अराउंड 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं। तो उस चीज़ का प्रेशर कितना है बंदे के ऊपर। बेशक ये बोलते हैं कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होता, बट एक आर्ट्स के स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बट फॉर द सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। एक आर्ट्स का बंदा फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में जा सकता है, बट पॉलिटिक्स में उनको पता ही है जाना आज के टाइम पे सेफ नहीं है, क्योंकि कुछ रीजंस हैं। नोट कि हम ये बोल दें कि पॉलिटिक्स बिल्कुल ही ख़राब होती जा रही है, बट हाँ, इस टाइम पे पॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे हैं कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाना बहुत ही लॉन्ग टेकिंग जर्नी है, जिसमें आप नहीं कर सकते। और एज एन मिडिल क्लास एस्पिरेंट आप नहीं सोच सकते कि एक आर्ट्स करके मैं पॉलिटिक्स की साइड जाऊँगा। तो आपके लिए कुछ सर्टेन ऑप्शंस रह जाते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आप एसएससी के अंदर सर्टेन सेट्स की तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीजीएल, अगर आपको कोई बढ़िया जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल एमईए में जाना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जाना है, तो उस चीज़ के लिए होता है। बट देन फिर ये है कि
जिस बंदे की जो वीकनेस है उसको आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरी वीकनेस मैथ है, तो उसके हिसाब से भी एक सर्टेन स्किल सेट यूज़ करना पड़ेगा आपको। इसलिए अब मैथ को कवर अप करने के लिए मैं स्टेनो सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेनो ज़्यादा एक्साइट देती है रेदर देन सॉल्विंग मैथ, तो इसलिए मैं स्टेनो सीख रहा हूँ। एंड देन फिर ये बात होती है कि अगर आप स्टेनो सीख रहे हो तो क्या आपकी श्योरिटी कितनी है कि आप आप लग जाओगे करने। अब आप ये होता है कि आप जब भी एसएससी स्टेनो या फिर एसएससी किसी भी पेपर में बैठते हो तो आप ये देख के बैठते हो कि वहाँ पे कंपटीशन कम हो। तो यही चीज़ है कि बट कीप्स मी मोटिवेटेड टू डू दिस कि इस साइड कंपटीशन कम है, काइंड ऑफ कि एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट वहाँ ज़्यादा जल्दी सफल हो सकता है, अपनी फैमिली को सेटल कर सकता है। एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू आई मैनेज विद कंटेंट क्रिएशन एंड माई स्टडीज़। तो बड़ी आसान सी बात है, मैं बी रोल्स यूज़ करता हूँ कभी कभार। फॉर एग्जांपल मैं आज कंटेंट क्रिएशन शूट नहीं कर पाया, मैं कोई काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल मेरे एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं, कल ही ख़त्म हुए मेरे एग्ज़ाम, और आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बी रोल शूट कर लेता हूँ अपने कभी कभार के लिए कि अगर मैं उस दिन बिजी हूँ तो अगर मुझे उस दिन कंटेंट पोस्ट करना है तो मैं उन बी रोल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद ये है कि अब आप रोनेस दिखा रहे हो ना उसके अंदर कि आप क्या शेयर कर रहे हो, तो लोग उससे जुड़ पाते हैं। और जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि हमें कोई होता नहीं है हमें गाइड करने वाला। तो इसलिए कि कोई एक कम्युनिटी हो हमारे पास, तो हम इसलिए मैंने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया कि मेरे पास कोई एक कम्युनिटी हो जिससे मैं साथ साथ एस्पायर करूँ, जहाँ मैं अपने स्ट्रगल्स बताऊँ फॉर द मोर ऑफ द टॉपिक, कि हम अकाउंटेबल रह पाएँ कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब बंदा एक एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा होता है इन द मिडिल क्लास इंडियन सिनेरियोज, तो उससे पूछ लिया जाता है कि तू कर ही क्या रहा है। तो फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। अब मैं मैनेज कैसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना रखा है कि शेड्यूल्स काइंड ऑफ कि मुझे कितने बजे उठना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर मेरे को स्टडी सेशन कितना निकालना है। मैं अराउंड 7.5 घंटे का स्टडी टाइम निकालता हूँ। देन उसके बाद लेट नाइट एडिट करता हूँ। बीच बीच में जब पॉकेट्स आते हैं उस टाइम पे मैं शूटिंग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बी रोल शूट करने में अराउंड 40 सेकंड की क्लिप्स लेनी होती है। आप 40 सेकंड की क्लिप्स लेके उसे छोड़ दो एंड देन फिर आप अपना जो नॉर्मल वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हो, कोचिंग जाना है या जो भी है आप वो करते रहो। इस तरीके से मैं कंटेंट क्रिएशन को और अपनी स्टडीज़ को मैनेज करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको टोटल एग्जांपल दूँ इस टाइम पे मेरी कंडीशंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं 6 से 7 के बीच में उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद अपने नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता हूँ एंड उसी टाइम पे बी रोल शूट कर लेता हूँ मॉर्निंग रूटीन्स के। देन उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ। बीच बीच में जो ब्रेक्स के लिए टाइम लेता हूँ उस टाइम पे मैं एडिट्स कर लेता हूँ पॉकेट्स की, जो मैंने पॉकेट शूट करी है बीच बीच में। फिर देन उसके बाद लेट नाइट अगर मुझे कोई लॉन्ग वीडियो शूट करनी है उसके काम कर लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर एक वीडियो शूट करनी है किसी बंदे को तो उसे स्क्रिप्टिंग, साउंड मास्टरिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक कैमरा एंगल से लेके और एक स्क्रिप्ट की लाइन तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बंदा उसको प्रिपेयर करे, नहीं तो फिर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। क्योंकि हमें वीडियो में एक क्रिस्पनेस चाहिए कि हाँ बंदा मोटिवेटेड रहे, उसे पता लगता रहे कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हाँ अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के साथ स्टडी मैनेज करनी है तो आपको एक प्रॉपर सेट ऑफ टाइम टेबल चाहिए होगा। हाँ अब आप कभी कभी बर्नआउट भी हो सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे ही बीच में क्या हुआ, मैं एक दिन एडिट करने बैठा और मेरे अराउंड 3.5 घंटे निकल गए, मैं उस दिन पढ़ नहीं पाया। तो उसे कैसे मैनेज करना है आपको, वो आपको देखना है। तो इसीलिए एक शेड्यूल की ज़रूरत है ताकि आप वो बर्नआउट ना हो वापस, क्योंकि अगर आपको बर्नआउट होगा तो उससे फिर मोटिवेशन डाउन होगा, मोटिवेशन डाउन होगा ना तो आपको एक सेंस ऑफ फेलियर आने लगता है। आपको वो सेंस ऑफ फेलियर से ही बचना है यहाँ पे। अगर आपको सेंस ऑफ फेलियर से बच गए तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट्स माई स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर दिस स्टेनोग्राफर एग्जाम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना रोड मैप छोटे छोटे उसका बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स आप शुरुआत करो तो 1 मंथ से शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 1 मंथ, 3 मंथ, मैं ऐसे छोटे पॉइंट
फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ 3 मंथ मैं ऐसे छोटे छोटे टाइम टेबल्स बना लेता हूँ अपने। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने हैं कॉलेज के जून 2026 में, तो मैंने उसे एक जगह नोट डाउन कर लिया कि मेरे जून 2024 में इग्नू के कॉलेज एग्ज़ाम है। दैन फिर उससे पहले फरवरी में या मार्च में मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पेपर है, तो मैंने उसे भी लिख लिया। देन फिर मेरा अगस्त में स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम है जिसकी मैं प्रॉपरली तैयारी कर रहा हूँ, मैंने उसे भी लिख लिया। अब इन तीनों के अराउंड हम अपनी जो रोड मैप है वो तैयार करेंगे टिल द मंथ ऑफ सितंबर, कि जो आपका मेन दिमाग में गोल है आप उसको अचीव करना है, तो आपको इन पॉकेट्स के अराउंड तैयार करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये है कि आपको कॉलेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी साथ साथ ही करनी है क्योंकि आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। देन मार्च में आपका एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि मेरा मार्च में DSSB का एग्ज़ाम है, मैंने अभी फॉर्म भरा है, तो उसकी भी तैयारी करनी है क्योंकि उसमें भी अगर स्कोर करना ही है। बेशक प्रेशर ना हो आपके ऊपर कि आपको वहाँ पे जाना नहीं है, बट फिर भी ये होता है ना आपको आपको सेट जाना नहीं है, बट फिर भी आपको अब वहाँ पेपर देने जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो आपको वहाँ पे भी स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे सबकी हैं। बेशक आपको घर वाले बोल दे कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप सिर्फ पेपर दे के आओ, ये सारी चीज़ें हैं, बट एक्सपेक्टेशंस हमें होती है। बात यह है कि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब एक एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहा है ना तो उसके ऊपर फिर सवाल उठते हैं। मान लो अब उसका स्कोर नहीं आया तो फिर उसके ये ऊपर स्पेकुलेशंस आते हैं कि भाई बंदा प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है, क्या पता ढोंग कर रहा हो। इट्स काइंड ऑफ ये होता है कि बंदा सीरियस नहीं है अपने उसके लिए, तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर है तो उसके अराउंड बिल्डअप करना है और अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है। तो इसी चक्कर में इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इन पॉकेट्स के अराउंड ही प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मेरे इसी फेज़ में एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे जनवरी फरवरी मार्च इन 3 मंथ्स में हम अपना कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्ड कर लेंगे ताकि हम उस DSSB एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाए। देन उसके बाद जो बीच का टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई ये 2 मंथ्स होंगे। इस टाइम पे हम रेदर देन कि हम किसी न्यू टॉपिक को करें, हम जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं हम उन्हें ही अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे कॉलेज के, साथ साथ हमें स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम देना है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए हम साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। तो फिर उसके बाद काइंड ऑफ ये लगा लो कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जून जुलाई में हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अगस्त के जो भी कुछ दिन जितने बचेंगे, फॉर एग्जाम्पल 15 अगर हम अंदाज़ा लगाएं, जैसे मेरा पेपर 18 अगस्त को है, एक्सपेक्टेड है 18 अगस्त को मेरा पेपर है, तो जो आगे की 15 दिन की विंडो बची मेरे पास, हम उस टाइम पे रेदर देन फोकसिंग कि हम कोई और सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हम फोकस मेन रखेंगे कि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें होंगी एंड देन फिर उसके बाद हम स्किल टेस्ट की तैयारी करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एग्ज़ाम। तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं और आप ऐसे ही अपना रोड मैप बना सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड फिर ज़रूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे या कोई और टॉपिक है आपके दिमाग में जिसके लिए आपको वीडियो चाहिए, और अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए मेरे रोड मैप के ऊपर जिसमें मैं आपको अच्छी तरह बताऊं कि मैंने अपना रोड मैप कैसे बनाया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी सबके लिए जय हिंद, जय भारत।